हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर आपके लिए एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ गया हूँ। इसमें हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट लाइंस, बाउंड्रीज़, जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं, दो कंट्री को कनेक्ट करता है, शेयर करता है, उसके बारे में बात करेंगे। जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स क्लैट 2020 ड्यू LLB में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या BHU LLB में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या LLB किसी भी कोर्स में या किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पिछले 10 ईयर्स में, मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए मैं इस वीडियो में इस टॉपिक को लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। तो जो भी आपको डाउट्स हैं बाउंड्री लाइन को लेकर, जो दो कंट्री के बीच में शेयर किया जा रहा है, जो दो कंट्री के बीच में बटा हुआ है, उसको हम लोग समझेंगे, जानेंगे, और जो भी कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर लेंगे अच्छी तरह से। तो इस चैनल पे बने रहिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए पहला वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा ये जो लाइन है, फर्स्ट स्टेप है पहला, वो है 17th पैरेलल। 17th पैरेलल जो है वो साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बीच में आता है। वो इसके बीच के लाइन को, इसके बॉर्डर को कहते हैं 17th पैरेलल। ये बनाया गया था 1954 में, डिमार्केट किया गया था, लेकिन 1976 में जब यूनिफिकेशन हो गया वियतनाम का, जब एकीकरण हो गया। अब यूनिफिकेशन क्या होता है? यूनिफिकेशन मतलब कि पहले ये बटा हुआ था दो पार्ट में, अब ये एक साथ हो गया। जब एक साथ हो गया तो बाउंड्री की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि अब इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि 17th पैरेलल जो है वो साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बॉर्डर को कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है 20th पैरेलल। 20th पैरेलल क्या है? ये लीबिया और सूडान दो कंट्री के बीच को बॉर्डर को शेयर करता है, और ये 20th नॉर्दर्न लैटिट्यूड पर दिखाई देता है। सूडान और लीबिया जो है, ये दोनों ही कंट्री जो है ये अफ्रीका कंटिनेंट में आते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। थर्ड है 22nd पैरेलल। 22nd पैरेलल जो है वो इजिप्ट और सूडान के बीच के बॉर्डर को कहते हैं। ये भी जो है सूडान और इजिप्ट दोनों ही अफ्रीका में आता है, तो इसको भी याद रखिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है 25th पैरेलल। 25th पैरेलल ये भी दोनों अफ्रीका के ही कंट्री हैं, मॉरिटानिया और माली, ये दोनों ही अफ्रीका के हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि 25th पैरेलल जो है ये मॉरिटानिया एंड माली जो है ये 25th पैरेलल में आता है। फिर नेक्स्ट है 31st पैरेलल। 31st पैरेलल जो है वो ईरान और इराक में आता है। ईरान और इराक के बॉर्डर के बीच का जो बॉर्डर है उसे 31st पैरेलल कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये एक और भी लाइन को, बॉर्डर को का नाम है जो US के स्टेट्स हैं। अब ये बात हमें पता है कि US में टोटल 50 स्टेट्स है, उसमें से लुसियाना एंड मिसिसिपी के बीच का जो बॉर्डर है उसको भी 31st पैरेलल बोलते हैं। तो 31st पैरेलल दो बॉर्डर का नाम है। पहला तो जो ईरान और इराक में है उसके बीच के बॉर्डर को बोलते हैं 31st पैरेलल, और दूसरा जो लुसियाना और मिसिसिपी के बीच का बॉर्डर है उसे बोलते हैं 31st पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट है 38 पैरेलल। अब 38 पैरेलल जो है वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच के बॉर्डर को कहते हैं, ठीक है। अब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में आपको जो डिफरेंसेस है, जो अंतर है, वो आपको पहले से पता है। नॉर्थ कोरिया से हमारे रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन साउथ कोरिया से रिलेशन है हमारे बीच, हमारे साथ व्यापार भी होते हैं। आज भारत में सैमसंग फ़ोन जो आ रहा है वो भी साउथ कोरिया का ही है, तो एक अच्छा रिलेशन है, अच्छा एग्जाम्पल है, तो इस तरह से समझा जा सकता है इसे। नेक्स्ट है 49th पैरेलल। 49th पैरेलल जो है ये दो कंट्री जो कौन से हैं, USA और कनाडा के बीच के बॉर्डर को कहा जाता है, क्योंकि ये 49 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर पे है। तो इक्वेटर जो है वो भी लैटिट्यूड है, ठीक है, और ये सारा ही लैटिट्यूड जो है वो पैरेलल है, और इसलिए इसको 49th पैरेलल बोला गया है। तो जितने ऊपर भी पैरेलल आ रहे हैं सब के सब लैटिट्यूड डिग्री पर हैं, ठीक है। साथ ही साथ
ये जो है 49th पैरेलल ये कब बनाया गया था? ये एंग्लो अमेरिकन कन्वेंशन जब हुआ था 1818 में, और ओरेगन ट्रीटी हुआ था 1846 में, तब बनाया गया था। ठीक है, और इसमें इंटरनेशनल बॉर्डर जो था वो नॉर्दर्न यूएसए इंक्लूडिंग अलास्का, एक्सक्लूडिंग अलास्का, यानी कि अलास्का को हटा कर और कनाडा के बीच का रखा गया था। तो अलास्का नहीं जोड़ा गया था इसमें, केवल नॉर्दर्न यूएसए रखा गया था और कनाडा रखा गया था। इस बात का ध्यान रखिएगा। सवाल आ सकता है कि 49th पैरेलल में कौन से पार्ट को, अमेरिका के कौन से पार्ट को नहीं जोड़ा गया था? तो एक्सक्लूडिंग है अलास्का, यानी कि अलास्का उसका पार्ट नहीं था। ठीक है, पार्ट नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा दुरंद लाइन। दुरंद लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच के बॉर्डर को कहा जाता है, जिसमें जो डिलिमिटेड किया गया था किसके द्वारा? सर मोर्टिमर दुरंद। ये एग्रीमेंट किया गया था अमीर ऑफ अफ़गानिस्तान इन 1893। तो 1893 में अफ़गानिस्तान के जो अमीर थे उनके द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया था और इनको लिमिट किया था सर मोर्टिमर दुरंद। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म हो सकता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है जिसे दुरंद लाइन कहते हैं, उसका नाम किसके नाम के ऊपर पड़ा है? तो आपको नाम यहाँ पे याद रखना है सर मोर्टिमर दुरंद। तो ये व्यक्ति थे जिन्होंने इसे डिमार्केट किया था, डिज़ाइन किया था, और इसलिए इन्हीं के नाम पे दुरंद लाइन पड़ गया। ठीक है, साथ ही साथ जो अफ़गानिस्तान है वो आज दुरंद लाइन को नहीं मानता है। प्रेजेंट डे में अफ़गानिस्तान जो है रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है दुरंद लाइन को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिडेनबर्ग लाइन। हिडेनबर्ग लाइन जो है वो फ्रांस और जर्मनी दो कंट्री के बीच के बॉर्डर को कहते हैं। ये जर्मन ने का एक डिफेंसिव लाइन जो था, ये फ्रेंच टेरिटोरी में, ये वर्ल्ड वार फर्स्ट के समय, वर्ल्ड वार फर्स्ट कब शुरू हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला, और ये फ्रांस और जर्मनी के बीच का लाइन है। ठीक है, इसे इररिलेवेंट बता दिया गया ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज जब हुआ था। वर्साई की संधि हिंदी में बताते हैं हम लोग, 1919 में जब हुआ था, तो इसे इररिलेवेंट बता दिया गया। नेक्स्ट है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन आप जानते होंगे। मैकमोहन लाइन जो है ये चाइना और इंडिया के बीच का बॉर्डर है। ये किसके नाम पे पड़ा है? तो ये है सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर। किसके कंसल्टेशन में? तिब्बतियन रिप्रेजेंटेटिव इन 1914 ये वही समय था जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। तो मैकमोहन लाइन जो है वो भारत और चाइना के बीच तैयार किया गया है, कंसल्टेशन विद तिब्बतियन रिप्रेजेंटेटिव इन 1914। साथ ही साथ चाइना का जो डिस्प्यूट है, लीगल स्टेटस है भारत के साथ, जो हमेशा आज भी बना हुआ है, अभी भी हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं, करंट अफेयर्स में देख रहे हैं कि चाइना बॉर्डर को लेकर हमेशा एक लीगल स्टेटस जो है वो कुछ और बताता है, हम लोग कुछ और बताते हैं। लिपू लेक, काला पानी, ये जितने भी एरिया हैं, टेरिटरी हैं, वो कहीं ना कहीं एक हमारा जो टी जंक्शन है, जहाँ पे नेपाल आ रहा है या कहीं पे भूटान आ रहा है, चाहे पिछले कुछ रिसेंट इवेंट में हम लोग देखते हैं डोकलाम का इशू, वहाँ पे चाइना जो है, चाइना का जो बॉर्डर है वो बहुत ही ज़्यादा भारत के लिए और इंटरनेशनली भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और इम्पोर्टेंट है भी। तो हमें इस बात को याद रखना है कि मैकमोहन लाइन जो है वो सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा डिमार्केट किया गया था, डिज़ाइन किया गया था, और ये चाइना और इंडिया के बीच में है। ठीक है, और चाइना इसके डिस्प्यूट्स को लीगल स्टेटस ऑफ दिस लाइन, बट इट इज़ द डे फैक्टो बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, तो ये डे फैक्टो बॉर्डर है इंडिया चाइना का, यानी कि चाइना इसको पूरी तरह से रिकॉग्नाइज नहीं करता है। नेक्स्ट है मैगिनो लाइन। मैगिनो लाइन यहाँ पे जर्मनी और फ्रांस के बीच के बॉर्डर को कहते हैं मैगिनो लाइन। इट वाज अ डिफेंसिव लाइन एट द फ्रेंच बॉर्डर टुवर्ड्स जर्मनी बिफोर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले ये डिफेंसिव लाइन जो था वो फ्रांस का था, वो जर्मनी के ये प्रति तैयार किया गया था, उनके खिलाफ तैयार किया गया था, ताकि हम अपना बॉर्डर एरिया सुरक्षित कर लें। क्योंकि इंटरनेशनल बाउंड्री क्यों खींचा जाता है? क्योंकि हमारा एक सोवरेन हो, हमारी एक सुप्रीमेसी हो। हम भी अपने घर में रहते हैं तो हम लोग अपने घर के बाहर जब दरवाज़ा में उसमें ताला लगा देते हैं, तो हमारा एक लाइन जो है, हमारा जो एरिया है वो प्राइवेसी में रहे, सुप्रीमेसी में रहे, हमारे घर के किसी भी पार्ट में आकर कोई ट्रेस पास नहीं करे, कोई अचानक से आकर इंटरफेयर नहीं करे,
आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करे। तो इसलिए हमारा घर में जो गेट होना बहुत ज़रूरी है, वो बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है। हमारे घर के चारों तरफ बाउंड्री होता है, हर घर में बाउंड्री है। तो ये इससे इस बात से समझा जा सकता है कि कैसे हमारे लिए बाउंड्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मैनरहाइम लाइन। मैनरहाइम लाइन जो है ये रशिया और फिनलैंड के बीच में आता है, बीच के बॉर्डर को कहते हैं, ठीक है, जिसे फिनलैंड ने बनाया था एज ए डिफेंसिव लाइन के लिए अगेंस्ट द सोवियत यूनियन फॉर द विंटर वॉर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब ये विंटर वॉर जो है इसको कंफ्यूज मत होना कोल्ड वॉर से। कोल्ड वॉर अलग था और विंटर वॉर अलग था। विंटर वॉर जो था ये रशिया और फिनलैंड के बीच में लड़ा गया था। कोल्ड वॉर जो था वो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में लड़ा गया था, यानी कि यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो बाद में अब उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, उसके बीच में और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर लड़ा गया था और रशिया और फिनलैंड के बीच में विंटर वॉर लड़ा गया था। तो विंटर वॉर जो लड़ा गया था ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान लड़ा गया था, उसके बीच में ही लड़ा गया था। नेक्स्ट है ओडेनेसी लाइन। ओडेनेसी लाइन जो है ये पोलैंड और जर्मनी के बीच के बॉर्डर एरिया को कहते हैं। ये रिवर्स ओडर और जो नेसी रिवर्स हैं उसके बीचों बीच आते हैं, किनारे किनारे आते हैं। इट डिमार्केट्स द पोलिश जर्मन बॉर्डर अकॉर्डिंग टू द पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस। इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिफाइड जर्मनी 1990। तो 1990 में इसे रिकॉग्नाइज कर दिया गया और ओडेनेसी लाइन जो है पोलैंड और जर्मनी के बीच आते हैं। नेक्स्ट है रेडक्लिफ लाइन। रेडक्लिफ लाइन आप जानते हैं ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर को कहते हैं। ये तैयार किया गया था, डिमार्केट किया गया था किसके द्वारा? सर साइरिल रेडक्लिफ के द्वारा। तो साइरिल रेडक्लिफ ने इसे तैयार किया था फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। जब अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई आप ऐसा कीजिए कि भारत और पाकिस्तान को बांटने के लिए एक सही तरीके से डिज़ाइन कीजिए लाइन, तो उस लाइन को जो बांटा गया उस लाइन को कहा गया रेडक्लिफ लाइन। क्यों कहा गया? क्योंकि जो बांटने वाले इंसान थे उनका नाम था सर साइरिल रेडक्लिफ। तो जितने भी हमने अभी देखे हैं 2-3 एग्जाम्पल मैंने देखा, एक देखा मैकमोहन, ये भी नाम जो रखा गया उनके नाम पे रखा गया है, डिमार्केट करने वाले नाम पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रेडक्लिफ लाइन जो है ये पार्टीशन के दौरान किया गया था एंड द फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। तो वेस्ट पाकिस्तान कौन सा आ गया? जो अभी ओरिजिनली पाकिस्तान है, और ईस्ट पाकिस्तान कौन था? जो कि अब बांग्लादेश में चेंज हो गया है। 1971 में बांग्लादेश लिबरेट हो गया, चेंज हो गया है। तो पहले वो ईस्ट पाकिस्तान था, अब वो बांग्लादेश हो गया है, और जो पहले वेस्ट पाकिस्तान था वो ओरिजिनली पाकिस्तान हो गया है, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स प्रेजेंट डे इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो अब ये तीनों में आते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा सिगफ्रीड लाइन। सिगफ्रीड लाइन जो है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच के बॉर्डर है। इट वॉज बिल्ट एज एन एक्सटेंशन ऑफ द हिंडनबर्ग डिफेंसिव लाइन ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बाय द वाइमर रिपब्लिक एंड लैटर द थर्ड रीच ऑफ जर्मनी इन द 1930s। तो ये जो है वाइमर रिपब्लिक क्या है? वाइमर रिपब्लिक जो है ये जर्मनी का एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सबसे पहले आई बैठी थी, तो उस जगह को वाइमर रिपब्लिक बोले, इसको जर्मन रिपब्लिक भी बोलते हैं। और थर्ड रीच जो है ये एडोल्फ हिटलर जो थे, जिन्होंने नाजियों का सेना तैयार किया था। नाजिज़म आइडियोलॉजी जब सबसे पहले सबसे ज़्यादा उसी समय प्रचलित हुई, बहुत तेज़ी से जोर पकड़ रहा था नाजिज़म उस दौरान। तो उस एम्पायर को थर्ड रीच बोला गया, थर्ड एम्पायर बोला गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सभी इम्पॉर्टेंट लाइंस जितने भी हैं, इम्पॉर्टेंट बाउंड्रीज जो हैं दो कंट्री के बीच में, वो कौन कौन से हैं, कौन से कंट्री के बीच में हैं और क्या नाम है उनका, किन के नाम पे पड़ा है, ये पूरा का पूरा डिस्कस कर लिए हैं। और आपको अगर इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। किसी भी तरह का सवाल है तो ज़रूर पूछें, और इसी तरह से वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी लोग हैं आपके आसपास जो भी क्लैट DU LLB की तैयारी कर रहे हैं, 2020 की तैयारी कर रहे हैं या अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ जाए। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बिना काम नहीं चल सकता है, तो इसीलिए इसको समझ लेना बहुत अच्छी तरीके से बेहद ज़रूरी है।
अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, तो आप अपने घर में ही रहिए, तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम्स के डेट बार बार आगे एक्सटेंड किए जा रहे हैं, तो संभव है कि सितंबर या अगस्त के लास्ट तक या सितंबर के फर्स्ट तक आपके एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे। सारे जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले थे, जो नहीं हो पा रहे हैं, जो इनका डेट जुलाई या अगस्त या जून था, वो अब अगस्त सितंबर तक हो जाएंगे और रिज़ल्ट भी आ जाएंगे, क्लासेस शुरू हो जाएगी फिर से और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो जब तक नहीं हो रहा है तब तक घर में ही बैठकर प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए और मेरे अगले वीडियो जब भी आएंगे तो उनका नोटिफिकेशन लीजिए और उनको अच्छे से समझिए, पढ़िए और खूब प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि लॉ के एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, रीडिंग प्रैक्टिस और राइटिंग प्रैक्टिस आपका बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। अगर ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपको ऊपर पहुंचाएगा, आपके लॉ के प्रोफेशन में बहुत बेहद ज़रूरी है। टिल देन, गुड बाय एंड स्टे सेफ।